मम्मी के जो दान के बर्तन भी थे ना, वो भी वहीं छोड़ दिए थे। सिर्फ मेरी मम्मी ने 2 कपड़े में लेकर आए थे। 10वीं पास हुआ इस गांव में आई थी, बेलरखा गांव में। इस गांव की सन 1980 की पहली औरत जिसने घूंघट नहीं काटा। उसने भी वर्दी पहनी थी, मैंने भी वर्दी पहनी थी, हम दोनों ऑफिस जाते हैं। बट प्रियंका, मैं 1 मिनट भी ऑफिस में सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट थी, बट मेरा ये जो मदर इंस्टिंक्ट है ना अंदर के, एकदम ओवर पावर कर लिया था। आई थिंक ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो थोड़े से ओवर पावर कर गए थे उस टाइम में। चीज़ स्टेटस, रैंक, पैसों के साथ ही नहीं आती है। सब टाइम जब मैंने दादाजी से सीखा, परिवार को जब आप देना शुरू करते हो, जब सोसाइटी को आप देना शुरू करते हो, तो अपने आप गिविंग में पावर तो है। और जिंदगी में सक्सेसफुल होने वास्ते ना सबसे बड़ी चीज़ है ग्रिट। आग चाहिए आपने कुछ करने की। राजकोटा में जाके प्रेशर में बच्चा पंखे पे लटक रहा है, भाई पंखे में स्प्रिंग लगाना इज नॉट द सोल्यूशन। मिलेनियल्स हम सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। उस टाइम पे जब तक ये इंजीनियरिंग, मेडिकल, नॉन मेडिकल का जो प्रेशर क्रिएट हुआ है ना, बच्चा ने ह्यूमैनिटीज़ पढ़नी बंद कर दी, स्कूलों ने ऑफर करनी बंद कर दी। और क्रिटिकल थिंकिंग एक अच्छा देश चलाने के लिए सिर्फ साइंस से नहीं चलेगी भाई, हिस्ट्री भी पढ़नी ज़रूरी है, पॉलिटिकल साइंस पढ़नी ज़रूरी है, ह्यूमैनिटीज़ पढ़नी बहुत ज़रूरी है, अच्छे इंसान बनाना ज़रूरी है भाई। और एजुकेशन का मतलब सिर्फ डिग्री लेना नहीं है प्रियंका। हिंदुस्तान में हर कोई डिग्री ले रहा है, डिग्री का मतलब नहीं है। जब आपकी सोच बढ़ती है, और सोच बढ़ने का मतलब है जब आपको इक्वालिटी का ट्रू मतलब समझ में आए। इक्वालिटी का मतलब है समान। समान मतलब चाहे कास्ट हो, चाहे रिलीजन हो, चाहे फिर जेंडर हो, कोई भी चीज़ हो, वहाँ जब आप इक्वालिटी देना सीख जाओगे ना, दैट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ एजुकेशन। और जब सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और भाई गांव की मिट्टी ते निकल कर इतने बड़े बड़े सपने देखना और उड़ती पहुंचना बड़ी बात है। क्योंकि भाई एक चीज़ हम कह तो दे हैं आज के टाइम में कि छोरे छोरी बराबर है, लेकिन वो चीज़ की तरह आज भी लड़कियां ने पीछे खींचे है। माँ बाप बेटियां ने बाहर भेजने में हिचकिचावे हैं आज भी। तो भाई आज हमारे साथ है कैप्टन सुनैना, जो भाई बेलरखा गाँव की बेटी है और इसी गाँव की मिट्टी में तो निकल कर कैप्टन बनना, आर्मी में जाना और भाई बड़ी इतनी बड़ी पोस्ट पर लगना। तो भाई वो भी तो माँ बाप इसी मिट्टी में तय निकल कर अपनी बेटी उड़ेती पहुँचाई है, अपने बच्चे हैं उड़ेती पहुँचाई है। तो इनका सफ़र भी पूछेंगे और बच्चे खातर बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा। क्योंकि आज भी माँ बाप है सोच ले हैं यह चीज़ कि बेटियां ने बाहर क्यों कर भेजा है। और आज का तो टाइम ऐसा कह दे है कि माड़ा टाइम आ रहा है। ये माड़ा टाइम क्यों आ रहा है, हम सोचे है कि सच में माड़ा टाइम आ रहा है। सुनैना जी राम राम। राम राम। और प्रियंका, सबसे पहला थैंक यू। और मेरी मम्मी बहुत बड़ी फ़ैन है आपकी तो इसीलिए थैंक यू सो मच। और कोशिश करूँगी जितना थोड़ा बहुत ज़िंदगी तक सीखा है बच्चा तक शेयर कर सकूँ। सुनैना जी एक बात बताओ, बेलरखा गांव है जो जींद जिले का गांव है, और इस गांव में से निकल कर कैप्टन सुनैना बनना तो मैं सब ने कहूँ इसमें ना, मैं अगर आप मेरी बात करो तो मैं अकेली सेल्फ मेड नहीं हूँ। हर मतलब कोई भी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत जो भी कर रहे हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल फैमिली का हुआ है। और मेरी ज़िंदगी में भी फैमिली का था। तो मतलब अगर आज बेलरखा गांव में जाकर पूछोगे ना, तो मैंने सबसे न्यू कहना भाई मैं कॉमरेड रिसाल सिंह की पोती हूँ। तो जो ये नाम भी है ना, ये अपने में ही इतना बड़ा नाम है मेरे दादाजी का। फ्रीडम फाइटर थे उस टाइम में, हाँ। और मतलब सरकार की नौकरी कर रहे थे, तहसीलदार बनने वाले थे। बट जब ये देश का इतना क्राइसिस स्टार्ट होया तो नौकरी छोड़ दी, नहीं गए अंग्रेज़ों के नीचे मैं काम नहीं करूँगा। जेल में भी गए बहुत बार, काम करना शुरू करा। एक मोमेंट भी चलाई जिसमें उन 83 गाँव आसपास के खाली करवाए। तो बचपन से ना मैंने यूँ इनकलाब जिंदाबाद ये नारे ना हम इस बेलरखा गाँव की गलियाँ में हमने ला रखे हैं। तो दादाजी के साथ साथ चला करते और नारे लगाया करते। तो और एक ही चीज़ बचपन से सुनी कि बेटा अपने लिए सारी दुनिया कमाने लग रही है, अपने बालक पालना, अपने लिए काम करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ज़िंदगी में बड़ी सोच रखना और दूसरों के लिए करना, ये सोच होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये कहीं ना कहीं मन यूँ लगा परिवार से मिली। फिर मेरे दादाजी से मेरे डैडी में वो सोच आई। तो फिर जब मेरी मम्मी के साथ मेरे डैडी की भी शादी हुई, तो प्रियंका आज के टाइम में भी ना, जब मेरी शादी होनी थी उस टाइम में 1 रुपये की शादी होना मतलब 5 बाराती गए थे। और मेरी मम्मी के जो दान के बर्तन भी थे ना, वो भी वहीं छोड़ दिए थे। सिर्फ मेरी मम्मी ने 2 कपड़े में लेकर आए थे। 10वीं पास हुआ इस गांव में आई थी, बेलरखा गांव में। इस गांव की सन 1980 की पहली औरत जिसने घूंघट नहीं काटा। तो मैं उस परिवार से हूँ जिनके लिए सोचो अपनी बहू के लिए एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट थी, तो अपनी बेटी के लिए कितनी बड़ी चीज़ होगी। 10वीं करने के बाद मेरे दादाजी ने और मेरे डैडी ने कहा कि या तो गांव में रह ले मित्रों,
गांव में तो यही काम है, पानी भी लाना पड़ेगा, गोबर भी गिरना पड़ेगा, ठीक है, यही काम है। यहाँ पढ़ ले, मेहनत तो दोनों में लागनी है, अब तो मेहनत तू डिसाइड कर कौन सी है। तो मेरी मम्मी मैंने कहानियाँ सुनाया करती, बेटा मैंने तो नहीं सोचा भी गाँव में इतना मरण था, बढ़िया पढ़े ले, और ब्याह करा था भाई पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो फिर मेरी मम्मी ने पढ़ाई स्टार्ट करी, प्रभाकर करी, ओटी करी, और उस ज़माना अच्छा था, मेरी मम्मी टीचर लगी 1983 में ही ना। और फिर वहाँ से थोड़ी जर्नी स्टार्ट हुई। हमेशा एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। मेरे दादाजी आने ना कभी आज बोल देते हैं, बट कहीं ना कहीं लड़कियों को हम खुद लड़की बनाते हैं। सुने ना जी, एक बात बताओ, जैसे आप कह रहे हो कि उस टाइम पे आपके दादाजी ने, वो उनकी सोच अलग थी, नहीं तो उस टाइम पे भी लोगों ने उन तक कहा होगा कि बहू पर घूंघट ना करवाता। ये सोच थी इतनी बड़ी पढ़ाई से, वो बहुत पढ़े लिखे थे उस टाइम में, एक साथ 4 न्यूज़पेपर पढ़ा करते, 3 लैंग्वेज लिखते थे। और मैंने ये भी मेरा जब मैं छोटी थी ना, तो वो हिंदी, पंजाबी और उर्दू लिखते थे, हिंदी नहीं लिखने आया करती। और जब वो बाहर चले जाते थे ना, मैंने चिट्ठी लिखा करते, तो उन्होंने हिंदी सीखी। तो तो आई थिंक सबसे ज़्यादा कोई भी चीज़ जो डिफरेंस मेक करती है ना, वहाँ एजुकेशन है। पढ़ाई बहुत एम्पावर करती है, आपकी सोच को बढ़ाती है। उस टाइम में मम्मी, मैंने एक इंसिडेंट, बेटा एक बार ना मैं गांव में जा रही थी और एक ताऊ थे, तो उन्हें बोले मेरे तो थोड़ा ओला कर लिया कर बहू, और उनका पाछे तेरा दादा था, न्यू बोला तो कर लिया कर, मेरी बहू तो नहीं करेगी। अच्छा। तो उस टाइम में भी पागल क्या करते लोग, कोई नॉर्मल नहीं क्या करते इस इंसान, मतलब ना, क्योंकि समाज कहीं ना कहीं उंगलियां उठाता है और आसान नहीं होता। जो भी समय के साथ चीजें बदल जाती है, लेकिन उस टाइम पे घूंघट ना करवाना वो बड़ी बात, बहुत बड़ी बात थी। और सामाजिक गांव के, बट पता है धीरे धीरे समाज एक्सेप्ट भी कर लेता है। हाँ, है ना, जैसे सावित्रीबाई फुले उस टाइम में जब एजुकेशन को चेंज करना था, समाज ने उसके ऊपर कीचड़ उछाला। बट अगर कई बार मुझे ऐसे लगता है हर लड़ाई ना बोल के लड़के नहीं की जा सकती, प्रूव करके की जाती है। आई थिंक मेरी मम्मी ने वही करा, ज़्यादा लड़ने की बजाय जैसा वो करती चली गई। समाज ने भी धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लिया, फिर नौकरी लग गई तो थोड़ी और एम्पावर हो गई। और फिर मेरे डैडी बाहर निकले भाई उस टाइम में ना, भाई सुनाना गाँव में नहीं पढ़ाऊँगा, मैं अपने बेटी ना इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाऊँगा। और तब वो कैथल में आए, और डीएवी स्कूल उस टाइम पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल था आसपास में ना, और मैं उसी स्कूल के साथ फिर ग्रो हुई। मेरे डैडी मेरे कोच थे, दंगल की स्टोरी, ठीक है, दंगल तो ही भाई। और उस टाइम सच्ची जब ये पहली बार गाना आया ना, प्रियंका बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, मैं अपनी सिस्टर तक कॉल कर, मैं संध्या देख एक लिरिक कति डैडी के ऊपर फिट हो रहा है, तो जो हमारे ऊपर, बिकॉज हम दोनों बहन हैं और हमने न्यू लगा करता, हाय राम कित पैदा हो गए, बताओ जरा, सवेरे खेलना फिर पढ़ना, इतनी स्ट्रिक्ट लाइफ। और आज जी करे थैंक गॉड वहाँ पैदा हो गए, आज वहाँ पैदा हो गए उस हानिकारक बापू के, तो आपके सामने बैठ के शायद बात करने लायक हो गई, नहीं तो शायद नहीं हो पाती। तो बहुत रोल प्ले किया मेरे माँ बाप का, इस गांव का, मेरे दादाजी का, और आज भी इस गांव ने इतनी इज्जत दिया, गौरव पट पे मेरा नाम लिखा इन्होंने, तो मेरी और जिम्मेवारी बनती है ना गांव में आके कि अपने बच्चा शेयर कर सकूं। और आई थिंक सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं गांव में आके फैमिलीज से मिलूँ, मदर्स, आई थिंक माँ बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चा तय इंडिपेंडेंट बनाना, और पढ़ाई की वैल्यू बनना क्या, सब बन जाएंगे अगर पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर बनोगे। सुनैना जी, आज से कितने साल पहले आपने आर्मी ज्वाइन की थी? मैं 1982 में पैदा हुई हूँ। मैंने आर्मी ज्वाइन की है 2006 में। 2005 में मैं ट्रेनिंग करने गई थी अक्टूबर में चेन्नई। उससे पहले मैंने अपनी मास्टर्स कर ली थी। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई करी। 12th मैंने नॉन मेडिकल से करा। उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ने गई, और मेरे डैडी उस टाइम, मैंने इंजीनियरिंग की पूरी कोचिंग ली, 3-4 महीने पूरी तैयारी करी, फिर रैंक ओके सा आया। फिर डैडी बोले ले एडमिशन। मैं कहा ना डैडी, दिल्ली पढ़ूंगी, इंटेलिजेंट बच्चे दिल्ली पढ़े। तो बड़ा दिल था उस टाइम उस आदमी का, और मैंने आज लगा मैं बोल्ड थी, बोल्ड तो डैडी थे। कहते जा और पढ़ बरका कॉलेज का फॉर्म, और मैं अकेली गई उस टाइम। और आई थिंक थैंक्स टू हिम, उसकी वजह से फिर मैं DU में मैंने अपनी साइकोलॉजी ऑनर्स करी। फिर MA मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से करी। हमेशा खेलती है हैंडबॉल, मेरे घर का गेम था। सुबह शाम हमारी ट्रेनिंग होती थी, दिन में पढ़ाई, रात को फिर थोड़ा बहुत जितना पढ़ा जाया करता, खेले बाद कभी सोते थे कभी पढ़ते थे। बट आई थिंक स्पोर्ट्स ने ना टाइम मैनेज करना सिखा दिया। जो आज इतनी दुनिया स्ट्रगल कर रही है ना कि टाइम ही नहीं है लोगों के पास, तो मैंने बचपन से जो ये स्पोर्ट्स और पढ़ाई को थोड़ा मैनेज करना सीखा ना, ये लाइफ स्किल है। तो आज मैं शायद से थोड़ा टाइम अपना बेहतर ढंग से करके, और मैं थोड़ा सा कर पा रही हूँ। तो मैंने मास्टर्स के बाद अपना फ़ौज का टेस्ट क्लियर किया, SSB क्लियर किया, और फिर मार्च 2006 में मैं कमीशन हुई थी।
तो फिर आपने फिर आर्मी छोड़ने का कब फैसला लिया? कभी ऐसे फैसला जब ये हुआ जब मैं मम्मी बन गई तो मेरे को कभी नहीं था। मैं बहुत एम्बिशियस थी। सोचो इस फैमिली में पैदा होना जहाँ करियर इतना इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बहुत दादाजी के लिए, डैडी के लिए, मम्मी के लिए। मेरी मम्मी ने एमए मेरे साथ करी, तो मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ थी। हर माँ बाप सपना देखता है। उसके बाद जब फिर मेरी शादी हो गई, और शादी हुई इन्फेंट्री ऑफिसर से। इन्फेंट्री वाले वो होते हैं जो बॉर्डर्स पे रहते हैं, आप लोगों को पता होगा। और फिर जब निर्भय हुआ तो आज भी मुझे याद है, मेरी मैटरनिटी लीव ख़त्म होती है हम दोनों की। उसने भी वर्दी पहनी थी, मैंने भी वर्दी पहनी थी, हम दोनों ऑफिस जाते हैं। बट प्रियंका, मैं 1 मिनट भी ऑफिस में सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट थी, बट मेरा ये जो मदर इंस्टिंक्ट है ना अंदर के, एकदम ओवर पावर कर लिया था। आई थिंक ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो थोड़े से ओवर पावर कर गए थे उस टाइम में। और एक सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए होता है अगर आपको फ़ौज में रहना है, बिकॉज हम दोनों ही ड्यू थे फ़ौज में फील्ड पोस्टिंग के लिए। एक पेरेंट तो चाहिए। और कई सर्विसेज हैं जिनमें पोस्टिंग मैनेज हो जाती है, बट इन्फेंट्री वाले के साथ पोस्टिंग मैनेज होना भी बहुत मुश्किल काम होता है। तो उस टाइम सारे हालातों को देख के तो मैंने यही डिसीजन लिया, क्योंकि मैंने अपनी मास्टर्स की हुई थी। मैं कहा थोड़ा बाहर आके कुछ कर लूँगी, बट ये शुरू के जो 10 साल होते हैं ना, बच्चे को देने बहुत ज़रूरी है। हमारा ज़माना फिर अलग था कि मतलब मुझे ऐसे लगता था थोड़ा बहुत हम मैनेज कर पाते थे, बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस कम थे। बच्चे घर पे रह के भी ज़्यादा से ज़्यादा DD1 और DD2 देख पाते थे। अब बच्चों को थोड़ा सा सुपरविजन भी कह सकती हूँ, थोड़ा सा टाइम भी कह सकती हूँ, थोड़ा साथ भी कह सकती हूँ, ज़्यादा ज़रूरत है। और शुरू के 10 साल में, और आज मुझे अच्छा भी लगता है, थैंक गॉड मैं वो दे पाई। वो शुरू के जो मैंने 10 साल निर्भय को दे दिए, आज वो इंडिपेंडेंट है, तो आज मैं और समय निकाल पा रही हूँ अपने लिए। कई बार पेरेंट उन 10 साल में थोड़ी सी वो कर जाते हैं, बिकॉज करियर भी बड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा होता है, बट फिर उसके बाद बच्चे ज़्यादा टाइम आपका मांगते हैं। इसलिए कहते हैं कि माँ, बच्चों से बढ़कर माँ के लिए कुछ नहीं होता। कुछ हो ही नहीं सकता। तभी माँ को भगवान से कंपेयर किया गया, किसी और रिश्ते को नहीं किया गया। चाहे अपना कैरियर हो, कुछ भी हो, तो दांव पे लगा देती है। आई थिंक हिम्मत भी दे देता है भगवान, कहीं ना कहीं से आता है। और ऐसे भी नहीं लगता कि सेक्रीफाइस कर रहे हैं। रिवॉर्डिंग भी होता है जब आप अपने बच्चे को करता हुआ देखते हो ना। तो कई बार मुझे नहीं लगता कि सिर्फ अपने ही सपने पूरा करना करेज का नाम है ना, दूसरों को। और ये मैंने शायद फैमिली में देखा, मैंने अपने परिवार के अंदर देखा, शायद उन्हीं से सीखा, इसलिए डर भी नहीं लगा, डिसीजन लेते हुए भी डर नहीं लगा। शायद से मुझे लगता था कि कुछ ना कुछ तो मैं अपनी ज़िंदगी के साथ कर लूँगी। कंपैरिजन नहीं है किसी के साथ, पैसों का मतलब ना। हाँ, वो कॉन्फिडेंस था कि चाहे यहाँ रहूँ चाहे वहाँ रहूँ, कर लूँगी कुछ ना कुछ तो मैनेज। मेरी लाइफ है, खुश रहना मुझे आता था। शायद स्पोर्ट्स ने मुझे सिखा दिया था कि मतलब लाइफ में ना कि हर चीज़ स्टेटस, रैंक, पैसों के साथ ही नहीं आती है। सब टाइम जब मैंने दादाजी से सीखा, परिवार को जब आप देना शुरू करते हो, जब सोसाइटी को आप देना शुरू करते हो, तो अपने आप गिविंग में पावर तो है। ऐसे ही नहीं लोग बोलते हैं कि सुकून तो देती है। तो शायद उस सुकून के पीछे भागती चली गई, तो रास्ते भी अपने आप बने। कभी प्लान नहीं किया था कि ये करूँगी, बस जो आता गया उसमें कोशिश करती रही कि इसका बेस्ट बनाती चली जाऊँ। मैम, अभी टीचिंग लाइन में हो आप? अभी मैं पढ़ा रही हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी पढ़ाती हूँ। फ़ौज जब मैंने छोड़ी उसके बाद भी मैंने शुरू में अपने ऊपर काम किया। मैंने अपनी MBA कंप्लीट करी, फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज अ गेस्ट फैकल्टी एडहॉक पढ़ाने लग गई मैं। फिर जहाँ मेरे हस्बैंड पीस पोस्टिंग में जाते थे, इन्फेंट्री वाला है, मैं उसके साथ चली जाती थी, क्योंकि मुझे लगता है बच्चों ने दोनों की ज़रूरत है। ठीक है, और काम अगर आपको करना है थोड़ा सेल्फलेस होके, फिर जगह मिल जाती है, ऐसी बात नहीं है। तो फिर जब मेरे हस्बैंड फील्ड जाते हैं तो मैं दिल्ली आ जाती थी, यहाँ पे जॉब पकड़ लेती हूँ और अपने ऊपर काम करती रही। 2015 में मैंने अपनी PhD रजिस्टर करी, 2018 में मैंने अपनी PhD करी। फिर 2019 में ना यहाँ गौरव पट पे मेरा नाम लिखा इन्होंने, और वहाँ से मेरा नया दौर शुरू हुआ। फिर गाँव में मुझे बुलाया था, गांव की सब पढ़ी लिखी लड़की था ना, झंडा फहराया करते। तो तब मैं प्रियंका इस गांव में पहली बार आई। इससे दूसरा स्कूल था हमारा, वहाँ मैं गई थी, और पहली बार मैं बच्चा ने साइकोलॉजी नहीं पढ़ा रही थी। तब मैं बच्चों से बात कर रही थी नॉर्मल सपनों की, कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कैसे स्ट्रगल करी, कैसे सीखा। और जब मैं ये बात करने लगी ना प्रियंका, उन बच्चों के जो एक्सप्रेशंस थे ना, वो मेरे लिए थोड़े लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो गए। जब मैंने उन लड़कियाँ की उसको उम्मीद दे पाई, क्योंकि आपको दिखता है इमीडिएटली ना। तो बच्चे जैसे मुस्कुरा रहे थे, उन लड़कियां मेरे पास आई, उन्होंने मेरे पे पूछा हम क्या। तो उस दिन मैंने अपने डैडी को बोला कि डैडी अब आगे ना मैं ये करने वाली हूँ। फिर मैंने स्टार्ट किया प्रियंका मिशन जॉइन इंडियन आर्मी। तो जितने अपने ये देहात के बालक हैं ना, सबसे बड़ी चीज़ है, मैं शहरों में भी जाती हूँ, मैं बहुत बच्चे देखती हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चे देखती हूँ, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी जो देहात का और छोटी बैकग्राउंड से बच्चा है, उसके अंदर भूख ज़्यादा है।
और ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने वास्ते ना सबसे बड़ी चीज़ है ग्रिट। आग चाहिए आपने कुछ करने की, और वो ग्रिट ना शहर के बच्चे थोड़े लैक कर जाते हैं क्योंकि हर चीज़ प्लेट पे मिल जाए, माँ बाप देते हैं। वो ओवर प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रह के ना लाइफ स्किल ख़त्म करते जा रहे हैं। गामा के बालक इब भी लाइफ स्किल है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कमी है, कहीं लैंग्वेज बैरियर आ रही है, अंग्रेजी बहुत बड़ा हवा बना रखा है। तो मैंने बच्चों पे इस चीज़ पे भी बात करनी शुरू की है, भाई भाषा ना भाषा की डाल सीखांगे, डरन की ज़रूरत ही नहीं। तभी यह इंटरव्यू भी आज मैं हरियाणवी में कर रही हूँ, भाई अपना रूट तो प्राउड फील करो, भाई हमारी भाषा है, हमारी लैंग्वेज है, चाहे अंग्रेजी में भी एक्सेंट आ रहा है, आलन दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, प्राउड फील करोगे, गलती करोगे कोई वो नहीं। तो मिशन जॉइन इंडियन आर्मी मैंने इन्हीं बच्चों वास्ते शुरू करा कि कोई बच्चा ना गाइडेंस और अपॉर्चुनिटी की वजह से ना रहे। अगर आप में हिम्मत है, हम जैसे लोग हैं, मेहनत आपने करनी है। देखो बेटा, मेहनत हम नहीं कर सकते, मैं रास्ता दिखा सकती हूँ, जो मुझे पता है, जितना थोड़ा बहुत पता है मैं वो गाइड करूँगी, नहीं पता तो मैं इतने लोगों के संपर्क में हूँ, मैं उनसे पूछ के आपको गाइड कर सकती हूँ, रास्ता दिखा सकती हूँ। तो सुनैना मैम, जो आप ये कह रहे हो मिशन जॉइन आर्मी, तो इससे बच्चों को क्या बेनिफिट होगा? इससे बच्चों को एक तो सबसे पहले मैंने अवेयरनेस है, ये अवेयरनेस मतलब फौज में जाना कैसे, आधे बच्चा ने न्यू ही नहीं बेरा भाई 12th के बाद कौन सी एंट्री है, 12th के बाद जैसे एनडीए में जा सकते हैं। आधे से ज़्यादा अपना गांव का देहात का बच्चा ना बस भर्ती होने वास्ते लग रहा है। अब भर्ती में भी बच्चे की मतलब भर्ती होंगे, उसके बाद अफसर भी बन सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ा सपना देखोगे भर्ती तो हो ही जाओगे, है ना। तो तैयारी आप बड़ी चीज़ की करो। तो मैंने ये अवेयरनेस शुरू करी, भाई एनडीए के बाद कैसे तैयारी करनी है, सीडीएस के बाद कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन सी एंट्रीज होती है, टेक्निकल एंट्री कौन सी होती है, इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी जा सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी जा सकते हो, एनडीए है आपके पास ऑप्शन, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, बहुत सारी एंट्रीज है। कहाँ से इंफॉर्मेशन लेनी है, बड़का ने न्यू ही नहीं बेरा, अब इंटरनेट पर खोलोगे 10 टैब खुल जाएंगे और जिसका जो मन है वो इन्फॉर्मेशन डाल देता है। तो बच्चा तो मैं आज भी कह रही हूँ, अगर जो भी इसके थ्रू देख रहे हैं, ऑफिशियल वेबसाइट है बच्चों, www.joinindianarmy.nic.in। आप सारे के सारे बच्चे वो खोलो, वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कब फॉर्म निकलते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पढ़ाई कितनी करनी है, आपको आपके फिजिकल क्या होना चाहिए, फॉर्म कितनी बार निकलेगा, कौन से सब्जेक्ट, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर जब मैं ये अवेयरनेस प्रोग्राम चाली ना, जब मैं ये कराते कराते 2 या 3 साल हो गए थे प्रियंका, मैं स्कूल में जा रही थी, कॉलेज में जा रही थी, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के मैंने सारे कॉलेज कवर करिए, यहाँ आसपास के गांव के करे मैंने, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल्स, लड़कियों के स्पेसिफिकली, क्योंकि मैं खुद लड़की हूँ तो ज़्यादा रिलेट कर पाती हूँ बच्चों के साथ ना। तो फिर मुझे पता चला यार सारे फौजी तो बनेंगे नहीं, वैकेंसीज तो लिमिटेड है। तो मैं कहा जो फौजी की तैयारी भी कर लेगा ना, माइंडसेट ट्रेनिंग की ज़रूरत है। फिर मैंने ये जो मिशन जॉइन इंडियन आर्मी है माइंडसेट प्रोग्राम बनाया। अब मैं बच्चों से स्किल की बात करूं, भाई रास्ता मैंने दिखा दिया, ये बच्चा तो मैं सिखा रही हूँ। भाई सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी इतनी हो गई है, कंडीशनिंग इतनी हो गई है, पॉजिटिव माइंडसेट पे कैसे काम करना है, बिकॉज नेगेटिविटी ना आपकी एनर्जी सक कर लेती है, ठीक है। पॉजिटिव माइंडसेट शायद सॉल्यूशन ना मिले, बट कम से कम एनर्जी तो होगी लड़न की। तो उस माइंडसेट को कैसे डेवलप करना है उसकी बात करूंगी मैं बच्चा तक। सेकंड चीज़, बच्चा ना इसमें घुस गए मोबाइला में, हाँ, जिस तरह वन वे कम्युनिकेशन में आ गए, अपनी दुनिया में जी रहे हैं, नमस्ते करना भूल गए, सोशल स्किल्स खत्म हो गई, इमोशंस खत्म हो गए, अपने इमोशंस नहीं पहचानने आते। इमोशनल इंटेलिजेंस सबसे पावरफुल चीज़ है आज के टाइम में, जो बच्चा ते सिखाने की ज़रूरत है। अगर आज कोटा में जाके प्रेशर में बच्चा पंखे पे लटक रहा है, भाई पंखे में स्प्रिंग लगाना इज़ नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन अब ब्लेम करना इज़ नॉट द सोल्यूशन। भैया जनरेशन इसी हो रही है, बना कौन रहे हैं भाई, हमारे माँ बाप ने हम पैदा करे थे, हम तो इतने स्मार्ट पैदा कर दिए, है कि नहीं। अब हमारी जिम्मेवारी है, मेरी एज अ मदर, मेरी एज अ टीचर, मेरी एज अ सोसाइटी, मैं इन बालका ने सिखाना मेरी जिम्मेवारी है। तो मैं इन बच्चों तक काम करूं। बच्चे देखो फेलियर सबकी ज़िंदगी में आए, मेरी में भी आए, हैंडल कर लेंगे। अब वो हैंडल कैसे करने हैं, वो कैसे सीखना है। स्पोर्ट्स कितना इंपॉर्टेंट है। देखो आज कोई, मैं बच्चा ने कहूँ गाँव में स्पोर्ट्स फैसिलिटी ले आओ, आपको ज़्यादा, जैसे इस गाँव के अंदर अभी हमारी हॉकी की नर्सरी आ गई, फुटबॉल का इतना अच्छा चल रहा है, तो आधे से ज़्यादा यूथ जब रात के 10 बजे लगे यहाँ खेलता है ना, तो घर जाकर रात में नींद ही आवेगी बेड पे पड़े पाछा, ठीक है। तो ये चैनलाइज करने की ज़रूरत है। तो अब मैं माइंडसेट प्रोग्राम चला रही हूँ, बच्चा तक बात करूँ, बेटा देखो आपकी ज़िंदगी है, आपने बढ़ानी है, ठीक है, ये आपका माइंडसेट है, कमज़ोर नहीं बढ़ना, कैसे डेली काम करना है। और गाँव का बच्चा ना आधा जो आप अपने आप को कहते हो ना, वो आपके सबकॉन्शियस में चलता रहता है, ठीक है ना। तो ये नहीं कहना आई कांट डू इट, बस इतना कहना है
मैं पूरी कोशिश करूँगा, इतना नहीं तो इतना तो ज़रूर लेके जाऊँगा। तो वो फाइटिंग स्पिरिट डालने की कोशिश कर रही हूँ जो मैंने फौज से सीखी। सुनैना जी, वैसे तो आप बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आपने वो सारी चीज़ें खुद भी जी है और अपने माँ बाप से भी सीखी है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर अपने गांव देहात की बात करें ना, तो बच्चे +2 कर जाए, उन्हें ये नहीं पता होता आगे करना क्या है, और माँ बाप का भी सपोर्ट नहीं होता, क्योंकि माँ बाप भी इतने पढ़े लिखे नहीं होते। बिल्कुल, वो सीधा अपना काम करने वाले, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले होते हैं। हाँ। तो उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे? तो उन बच्चों को मैं कह रही हूँ, देखो आजकल मोबाइलों पे समय तुम इतना बर्बाद कर रहे हो, तो आप सही उस फील्ड के बंदे ढूंढो, ठीक है ना। स्कूलों के अंदर टीचरों के पीछे लगो। हर टीचर किसी ना किसी एक उस प्रोफेशन वाले आदमी को जानता होगा, और तुम्हारे चैनल के थ्रू मैं हर एक उस इंसान से विनती करना चाहती हूँ हाथ जोड़ के, कि जो भी अगर लाइफ में आप थोड़ा बहुत अचीव कर पाए, हम किसी सपोर्ट सिस्टम की वजह से कर पाए। देखो आज अगर हम वो ब्लेस्ड थे, हमें भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी, उस फैमिली में पैदा हुए कि हमें सपोर्ट, अब हमारी और जिम्मेवारी बनती है, ठीक है। तो जो कोई भी कहीं भी है, हमें रीच बैक करना पड़ेगा इन बच्चों के पास। बच्चों को मैं कोशिश करना चाहूँगी, बच्चों डिस्ट्रैक्ट मत हो। अब सेलेक्ट क्या करना है, चॉइसेस आपकी हैं, ज़िंदगी आपकी है, इंटरनेट आपको दोनों चीज़ें दिखा रहा है। अब ये आपकी समझ है, आपकी चॉइस है, आप क्या चीज़ सीखना चाह रहे हो। गलत चीज़ सीखना हमेशा आसान होगा, और जो भी चीज़ आसान होगी वो ज़िंदगी में कभी दूर नहीं लेके जाएगी। जो भी चीज़ आप आसानी से कर रहे हो ना, तो बच्चों अपने आप को रिमाइंडर दे लेना कि कुछ गड़बड़ है। जहाँ आपके शरीर को तकलीफ़ मिल रही है, जहाँ आपको तकलीफ़ मिल रही है, जहाँ पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, चॉइसेस मुश्किल लग रही हैं, वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर होंगी। तो हर बच्चा जो आज ये सुन रहे हैं, मैं इतना कहूँगी बेटा, आज अगर यहाँ सुन रहे हो तो जितने लोग आपकी एनर्जी सक कर रहे हैं उन सब ने आज अनफॉलो कर दो। जितने लोग आपने एनर्जी दे रहे हैं, जो आपके करियर के आपके पास लेके जा रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं, उन सब के साथ लग जाओ, ठीक है। इतना ही करना। अब इतनी समझदारी तो इस जनरेशन ने दिखानी पड़ेगी। बिल्कुल, और माँ बाप को भी दिखानी पड़ेगी, बहुत ज़रूरी है। बच्चों से ज़्यादा मैं आज भी अगर कोई मेरे से पूछता है तो माँ बाप की ज़्यादा जिम्मेवारी है। आज मैं हर माँ बाप को कहती हूँ, मोबाइल फ़ोन हाथ में देने वाले हम खुद हैं। बच्चे के अंदर, जब बच्चा 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का होता है, तब बच्चे के हाथ में मोबाइल देने वाले हम। तब हम ये सोच के नहीं दे रहे कि एडिक्टेड होगा, तब हमें इतना होता है कि चल रहा है, थोड़ी देर में अपना काम कर लूँ, इतना मैं ना अपनी सब्जी रोटी बना लूँ, इतनी देर में मेरी दोस्त आ रही है, मैं अपनी दोस्त के बात कर लूँ, ले तू मोबाइल देख ले। अब वो जो बच्चा 14-15 साल में एडिक्टेड होता है ना, उसका जो बीज बोया जा रहा है वो उसी टाइम से बोया जा रहा है। तो मैं हर पेरेंट ने कहूँ, जिस तरह आप अपने बच्चे का हाथ में ड्रग नहीं देते ना, और रिसर्चेस कह चुकी हैं साइकोलॉजी की कि फ़ोन एडिक्शन ड्रग एडिक्शन से भी ज़्यादा खतरनाक है। पीछे आपने वो कोरियन ड्रामाज वाला सीन देखा होगा नोएडा के अंदर, स्कैरी है। बच्चे इतने ज़्यादा हैं, तो इसका एक ही इलाज है, मैं पेरेंट्स से कहती हूँ कि मोबाइल से बच्चों को दूर रखो, मोबाइल का कंट्रोल अपने हाथ में रखो। स्कूल का काम आ रहा है, आप देखो उसको, मोबाइल को, बच्चे को बताओ कि आपका ये काम हो रहा है, उसको उस टाइम के लिए दो, सुपरवाइज करो, और फिर देखो मेहनत तो लगेगी, इन्वेस्टमेंट है भाई। अब आप कितने इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, रिटर्न उसी के मिलेंगे। आज के टाइम में आप कितने किसे दौरे जा लो, सारे के सारे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, SIP ले लो, ये कर लो, शेयर्स में डाल दो, जितने बड़ी बात है। और रिश्ते में इन्वेस्टमेंट करने की हमने बातें छोड़ दी। पहले परिवार थे, जुड़े हुए थे, दिल मारना आया करता, हम ना आया करता। देखो हमारे माँ बाप दिल मारा करते, हमने सीख लिया। अब हमने मारना छोड़ दिया तो हमारे बच्चा ने मारना बंद कर दिया है। और देखो रिश्ते कदे परफेक्ट नहीं मिलने, ना पहला मिले ना आज मिलने। ये है कि इनको साथ लेके कैसे चला जाए, ठीक है। आज के टाइम में अगर मेंटल हेल्थ की जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, वो लोनलीनेस है। प्रियंका, मैं एक बात बताऊँ, मैं ना पीछे एक गाँव में गई थी, सोनीपत दूर है ना, और उससे पहले भी एक नरवाना के पास एक गाँव था, वहाँ हम ना तकरीबन 11:30-12 बजे पहुँचे होंगे यार, 11:30 बजे, 11 साढ़े 11 डिसेंट टाइम होगा, है ना प्रियंका गाड़ में मैंने एक आदमी नहीं दिखा। मैं हैरान होगी गांव ने देख के। ये गांव है। मैंने दो दरवाजे खड़े भी, क्योंकि गूगल ने उड़ा बंद कर दिया, ये आगे रास्ता पूछना था, मैंने दरवाजे पीटे। प्रियंका, मैं सरप्राइज्ड थी। तो ये शहर की हालत नहीं है, हमारे गाँव में भी पहुंच गया, ठीक है ना। सड़कों पे ही अपने बालक दिखने बंद हो गए हैं, बुढ़े बैठने दिखने बंद हो गए हैं। तो बच्चे एडिक्टेड नहीं, या एक दूसरी जनरेशन भी एडिक्टेड होने लग रही है व्हाट्सएप की। तो ये समझ हमने बच्चा का रोल मॉडल बनना पड़ेगा, और इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं और कोई गुजारा नहीं है।
ये जनरेशन बहुत खतरे में है और हमने जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि किस तरीके से, और हर को पता है कि क्या तरीका है। बस थोड़ी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मांगेगा, पेरेंट की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मांगती है। बच्चा ने स्पोर्ट्स में डालो, जब बच्चे पे टाइम होगा, जब टाइम होगा ज़्यादा मोबाइल देखेगा। बच्चा ना आप टाइम ना दो। हमारे बाप ने हमें कभी टाइम, हम तो केबल भी नहीं देख पाए थे, हमारे घर पे केबल नहीं था तो हमने नहीं देखा, हम जिंदगी में कुछ कर पाए। आज बच्चे के हाथ में मोबाइल है, केबल है, नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, 50 चैनल है यार। बच्चे का अटेंशन स्पैन साइकोलॉजिकली, इट इज़ नॉट कि हर बच्चा ADHD हो रहा है। क्यों हो रहा है आप रीज़न देखो, एनवायरनमेंट कर रहा है। तो हमें जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी उस एनवायरनमेंट को चेंज करने की। और मैं तो सोशल मीडिया में भी जाके, मैं बाय गॉड, मैं मीडिया इंडस्ट्री से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूं, भाई बच्चे आपके भी हैं। जो जहर हम फैला रहे हैं वो भी यही जहर, आग सबके घर में पहुंचेगी। तो थोड़ी जिम्मेवारी लेना तो बनता है। ठीक है, आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो? हर बच्चा वही देख रहा है। 2 दिन अगर आप अमेजॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स देख लो, न्यू लगेगा कल दुनिया ख़त्म हो जाएगी। नहीं तो प्रियंका, अच्छे लोगों को भी दिखाने की ज़रूरत है। दुनिया चल रही है, ख़त्म होनी होती हो लेती, क्योंकि अच्छे लोग भी हैं यार। ठीक है, वैल्यू सिस्टम पे काम करने की ज़रूरत है। सुने ना जी, ये कह देना कि आज का जो टाइम आ गया वो माड़ा टाइम आ गया। वो माड़ा कैसे आ गया? कि माड़ा क्योंकि हम दिखाई माड़ा रहे हैं, हम फोकस नेगेटिविटी पे कर रहे हैं और एक बच्चे में संस्कार नहीं डाल रहे हैं। क्योंकि संस्कारों को इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिल रहा ना। हर चीज़ प्रेशर है भाई। 90% आ गए, 90% से बच्चे ने नमस्ते करने ना आते हो। हाँ, 90% जरूरी है। 90% जरूरी है भाई, 90 से कम। मैं आज भी सच्ची कह रही हूँ, मैं कल भी घर बैठी थी ना, मम्मी के साथ बात कर रही हूँ कि बेटे हूँ प्रेशर कर रखे हैं, हमारी तो फर्स्ट डिवीजन आ जाए करती ना, हम कूदने पड़ जाए कर दे। तो मतलब वो प्रेशर हमारी जनरेशन से ही स्टार्ट हुआ है। मैं कहती हूँ मिलेनियल्स हम सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। उस टाइम तक जब तक ये इंजीनियरिंग, मेडिकल, नॉन मेडिकल का जो प्रेशर क्रिएट हुआ है ना, बच्चा ने ह्यूमैनिटीज़ पढ़नी बंद कर दी, स्कूलों ने ऑफर करनी बंद कर दी। और क्रिटिकल थिंकिंग एक अच्छा देश चलाने के लिए सिर्फ साइंस से नहीं चलेगी भाई, हिस्ट्री भी पढ़नी ज़रूरी है, पॉलिटिकल साइंस पढ़नी ज़रूरी है, ह्यूमैनिटीज़ पढ़नी बहुत ज़रूरी है, अच्छे इंसान बनाना ज़रूरी है भाई। सोसाइटी में वैल्यूज़, कल्चर, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। और आज स्कूल की और जिम्मेवारी बढ़ गई है। देखो, पहला ज़माना अलग था कि स्कूल और कॉलेजों में जाने का मतलब सिर्फ एक था, इन्फॉर्मेशन। अब बदल गया है। देखो, पहले सोसाइटी के अंदर इन्फॉर्मेशन और कितने न मिला करती, तो हम टीचर्स के पास जाते थे सोसाइटी। अब रोल ऑफ टीचर बदल गया है। अब सोसाइटी में जो मिसिंग है क्या? इमोशंस कोई नहीं बताता बच्चा ने कैसे एक्सप्रेस करना है, सारे दबाए जावे। और सब तो स्पेसिफिक छोड़िया ना, क्यों लड़कियों की तरह रो रहा है, क्यों लड़कियां की तरह चल रहा है। कितना प्रेशर क्रिएट होता है एक छोटे पे। एज अ साइकोलॉजिस्ट अगर मैं बताना चाहूँ, रो कोई भी सकता है यार। इमोशनली स्ट्रांग होना मतलब ये नहीं है कि आप अपने इमोशंस नहीं दिखा सकते, आपको उनको चैनलाइज करना आना चाहिए। तो मैं बच्चा तो इन चीज़ों की बात करूँ तो एज अ टीचर अगर आज मेरे पास बच्चा आ रहा है तो सिलेबस पूरा कराना मेरी जिम्मेवारी नहीं है यार। सिलेबस तो गूगल बाबा, चैट GPT सारे करा देंगे। मैं वो कराऊंगी जो कोई और नहीं करा सकता। मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगी मेरे बच्चा गले, देख बच्चा मैंने भी स्ट्रगल करी थी ना, जब मैं कुछ करगी तू भी कर लेगा। और जब अपनी हार और अपनी स्ट्रगल अपने बालका गले हम शेयर करेंगे ना, देखना हमारे बच्चे कितना सीखेंगे। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, टीचर्स को इमोशनल सोशल लर्निंग पे काम करने की ज़रूरत है। सुनैना जी, वैसे तो आप फ्रीडम फाइटर की पोती हो। बिल्कुल वो फ्रीडम फाइटर जिसने इतने सालों पहले अपने पुत्र वधू से मतलब घूंघट नहीं करवाया। तो देखो, अगर घूंघट की बात करें तो कुछ लोग इसने ये कह दे कि ये तुम्हारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, और कुछ लोग इस चीज़ ने नकारे हैं। आपकी क्या राय है? वो सोच के ऊपर है। वही ना, कौन लोग कहते हैं हमारी संस्कृति है, आप सोच के देखो ना। वो संस्कृति सिर्फ एक ही वर्ग पे क्यों है, सिर्फ औरतों पे क्यों है? आदमियों के लिए क्या संस्कृति नहीं है? तो ये संस्कृति नहीं है, ये हमारे, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हम ना एक जगह जहाँ इनसिक्योर होना स्टार्ट कर देते हैं। हमेशा से हमारा पितृ प्रधान देश रहा है, ठीक है ना। तो बस एक वीकर समझा गया है औरतों को हमेशा से, ठीक है ना। और जहाँ पे चला, और किसी को जब आप बराबर का दर्जा दोगे ना, तो बगल की जगह भी थोड़ी कम होएगी। तो तकलीफ़ दूसरे वर्ग को हमेशा होती रही है। बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है किसी को बराबर की जगह देने के लिए, बिकॉज़ आपको अपनी जगह थोड़ी कम करनी पड़ती है। तो मैं उस परिवार से थी, और वो परिवार के पास भी हिम्मत एजुकेशन ने थी। बिकॉज, और एजुकेशन का मतलब सिर्फ डिग्री लेना नहीं है प्रियंका। हिंदुस्तान में हर कोई डिग्री ले रहा है, डिग्री का मतलब नहीं है। जब आपकी सोच बढ़ती है, और सोच बढ़ने का मतलब है जब आपको इक्वालिटी का ट्रू मतलब समझ में आए। इक्वालिटी का मतलब है समान। समान मतलब चाहे कास्ट हो, चाहे रिलीजन हो, चाहे फिर जेंडर हो,
कोई भी चीज़ हो, वहाँ जब आप इक्वालिटी देना सीख जाओगे ना, दैट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ एजुकेशन। और जब आपने वो देना सीख लिया, आप तब ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई आदमी नहीं फिर। सुनैना जी, मतलब देखो, जैसे हमारी दादी ताई थी, पहले घर पर रहा करती, बच्चा का पालन पोषण कराया करती है, फिर सिर्फ घर का काम कराया करती। लेकिन आज महिलाएं कहीं ना कहीं बराबरी के उसमें काम उनका बढ़ गया है। बिल्कुल, साथ में वो जॉब भी कर रही है, और उनका जो काम है बच्चे संभालना या खाना बनाना, वो भी साथ के साथ में चल बिल्कुल रहा है। बिल्कुल। तो अब ये इसमें पता है क्या गड़बड़ थोड़ी सी हुई। देख, हमने अब जैसे हर फैमिली में नहीं होता, ठीक है ना। देख, अब मेरे डैडी ने मैं बाहर निकलनी सिखा दी, पढ़ना सिखा दिया, तो सारे हमने लड़कियां बाहर निकलनी सिखा दी। हमें लड़कों को थोड़ा घर में भी रहना सिखाना पड़ेगा, बैलेंस सिखाना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे घर के अंदर ना, मेरे भाई को इक्वली सिखाया गया खाना बनाना, इट्स अ स्किल यार। बिल्कुल। चाहे छोरा हो चाहे छोरी हो, रोटी खाना बनाना आना चाहिए। ये किसने कहा है? मुझे आज भी याद है, मेरे डैडी ना जब काम करते थे, एक दिन ना तो जिम्मेवारियां बंधी हुई थी, क्योंकि मेरी मम्मी भी नौकरी करती थी, किचन मेरी मम्मी की जिम्मेवारी थी, बच्चे मेरे डैडी की जिम्मेवारी। चाहे हमारी यूनिफॉर्म प्रेस करने से लेके, हमारे साइकिल साफ करने से लेके, चाहे यूनिफॉर्म, मैंने मेरे डैडी और मम्मी को हमेशा बैठ के कपड़े एक साथ धोते हुए देखा है कि मेरी मम्मी धो रही है तो डैडी सुखा रहे हैं। वो जिम्मेवारी बांटते हुए देखा है। वो अगेन एजुकेशन। तो मेरे भाई ने वही सीखा। आज मेरा भाई इक्वली मदद करता है, तो दोनों का करियर चलना बड़ा आसान हो जाता है। जहाँ आज प्रॉब्लम क्या होगी, दोनों पेरेंट्स एम्बिशियस हो गए, लड़कियां भी बाहर निकल गई, लड़के भी बाहर निकल गए, घर बच्चे गुम हो गए। आप समझ गए। अब मैंने मेरे माँ बाप को जिम्मेवारी लेते देखा तो मैं सीख गई, मैंने वो जिम्मेवारी ली। एक को तो लेनी पड़ेगी, और इसमें कोई कंपटीशन नहीं है कि आदमी ने लेनी है या औरत ने लेनी है, या फीलिंग है किसी में थोड़ी ज़्यादा होगी, किसी में थोड़ी कम होगी, और सही गलत कुछ भी नहीं है। जब आ रही है तो उस जिम्मेवारी ने पकड़ो और उसने दिल और शिद्दत से निभाओ, देखना उसके रिजल्ट घने बेहतर मिलेंगे। तो बहुत सारे लोग आज ने सब कुछ चाहिए और एक के टाइम पे चाहिए, नहीं मिलेगा यार। जो लोग प्रोफेशनली बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन्हें किते ना किते अपनी पर्सनल लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ कर रखी है। जो पर्सनली बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्रोफेशनल कर रखी है। देखो, बट आप देखो आपने खुशी किस चीज़ को मिल रही है। एट द एंड जब आप खुश हो ना, तो आपके बच्चे भी खुश होंगे, वो देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, जब हम बेसिक पे काम करेंगे ना, बड़ा अपने आप अचीव कर लेंगे। प्रॉब्लम हो गई, हमने बेसिक छोड़ दिए हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों का पाछा भाजन लाग गए हैं, तो सब सारे डायनामिक्स हिल गए। तो ये चल रहा है। लड़कियों को तो बाहर निकलना सिखा दिया, लेकिन लड़का ने भी थोड़ा बहुत सिखाने की ज़रूरत है। तो आज आपका भी बेटा है, मेरा भी बेटा है, मैं अपनी पूरी जिम्मेवारी कर रही हूँ, मैं निर्भय को पूरी चीज़ें सिखा रही हूँ। बेटा, घर संभालना सबसे, और ये मल्टीटास्किंग है। और ये इट इज़ नॉट कि हम मेड, क्यों भाई मेरा काम है, मैंने करना आना चाहिए। आज आप मेरे को कह दो, मैं बचपन से झाड़ू पोछा बर्तन घर के काम मैं आज बहुत इंडिपेंडेंटली करती हूँ। मेरी 2 दिन काम वाली ना हो, मैंने कोई तकलीफ नहीं होती भाई। और ये इंडिपेंडेंस आपको एम्पावर करती है, चाहे गाड़ी चलाने से लेके कुछ भी हो। मैं बचपन से गाड़ी चला रही हूँ, मैं अकेले ट्रैवल कर लेती हूँ, मैंने कोई डर नहीं है। और वो जब डर नहीं होता ना, तो ज़िंदगी अपने कंट्रोल में लगन लग जाए, और वो एम्पावरिंग होगा असली में। तो जब शिक्षा जाती है ना, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियाँ हो, फैसले लेने का कॉन्फिडेंस, अपने खुद काम करने का कॉन्फिडेंस आ जाता है। बिल्कुल आ जाता है। नहीं बहुत तो आप गांव में देखो महिलाओं को, वो दूसरों के हिसाब से चलती है। बिल्कुल। और जब नहीं होता तो बहुत बेबसी भी फील होती है। हर इंसान को अच्छा लगता है यार, मैं अपनी ज़िंदगी अपने अब सुनैना जी, आज आप बेलरखा गांव में पहुंचे हो, स्कूल में पहुंचे हो, ये भी एक देखो बलजीत सर ने, मतलब गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल ये लगता नहीं है, ये लगता नहीं है प्रियंका। जब मैं फर्स्ट टाइम स्कूल में आई थी, मेरे डैडी इसी स्कूल से पढ़े हैं, मेरी इमोशनल कनेक्ट कितना हाई होगा। मैं क्लासरूम में गई, एक दूसरी क्लास का बच्चा जो स्मार्ट बोर्ड चला रहा था, टक 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 मेरी आंख में से पानी निकल गया। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रू एजुकेशन। सीमित नहीं होनी चाहिए, बिकॉज एजुकेशन पे हर बच्चे का हक है। हमारी और जिम्मेवारी बनती है, हम एजुकेशन को एटलीस्ट प्राइवेटाइज ना करें। सरकारी स्कूलों के अंदर हमें बेस्ट देने की ज़रूरत है। हर टीचर की जिम्मेवारी है। जैसे फौज 24/7 है, टीचिंग भी एक 24/7 जॉब है। आप जनरेशन बना रहे हैं, ठीक है, तो बहुत जिम्मेवारी है। देखिए यहाँ एक बंदे ने कितना चेंज कर दिया। बहुत लोग बोलते हैं अकेला बंदा भी बहुत कुछ कर सकता है, सिर्फ अच्छी नीयत चाहिए। और जब अच्छी नीयत होती है, आपको साथ लगने वाले लोग भी मिल जाते हैं। आई एम श्योर ये पूरा सिस्टम जो चल रहा है, एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बलजीत चाचा जी ने बनाया है। और
मैं मेरी तरफ से जितनी छोटी मोटी कोशिश हो सकती है मैं पूरी करने की कोशिश करती हूँ। और एक एक चीज़ पे ध्यान दिया गया है यहाँ पे, चाहे क्लासरूम्स हों, चाहे लैब्स हों, 16 लैब्स हैं, चाहे तुम पार्क की घास देख लो यार, एक मतलब यहाँ से पता चलता है छोटी छोटी चीज़ें, पानी से लेके एवरीथिंग, बाथरूम से लेके एवरीथिंग इज़ टेकन केयर फॉर। और बड़ी खुशी मिलती है यार, अपने गाँव को देख के तो और खुशी मिलती है। और स्कूल तो वो चीज़ है ना सुनैना जी, कि यहाँ से वो कहते हैं ना कि जड़ मजबूत होगी तभी वृक्ष बन पाएगा, तो जड़ तो यहीं पे बनती है, नींव है भाई। मैं तो किसी को बोलती हूँ कॉलेज के अंदर, मैं हमेशा स्कूल्स में जाके प्रिंसिपल से बात करती हूँ, आप बेस बना रहे हो। और आप साइकोलॉजी की कोई भी, एज अ साइकोलॉजिस्ट अगर मैं बात करूँ, बचपन सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बचपन एक सिक्योर दे पाए, एक कॉन्फिडेंट अडल्ट अपने आप पैदा होगा। एक इनसिक्योर बच्चा पूरी जिंदगी स्ट्रगल करता रह जाता है। वो कॉन्फिडेंस यहाँ से दिया जाएगा, वो नींव यहाँ से बनेगी। जितने बढ़िया टीचर हैं वो प्राइमरी स्कूल्स को देने चाहिए, वहाँ से इमोशंस डेवलप होने स्टार्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद तो घड़ा तो बन गया, उसके बाद तो हम सिर्फ उसको रिफाइन कर रहे हैं। तो स्कूल सबसे अहम होते हैं बच्चों की ज़िंदगी में। आज अब मेरे सामने जो मैं आपको देख रही हूँ ना, मेरा स्कूल ने मेरी लाइफ शेप की है। डीएवी स्कूल कैथल उसी साल शुरू हुआ था। हर चीज़ मैंने अपने स्कूल से सीखी है। आज भी मेरी रोल मॉडल मेरी स्कूल की प्रिंसिपल सुमन निझावन है। वो जैसे साड़ी पहनती थी, मेरे अंदर इतनी छाप छोड़, मैं ड्रेस भी उसकी तरह होने की कोशिश करती हूँ। बिकॉज टीचर्स ना आपको पता भी नहीं होते, आपके ऊपर इतना इम्पैक्ट डालते हैं। जब आप स्कूल में एंटर करते हो ना, आप कितने सारे बच्चे आपको देख के ना सिर्फ ये सोचते होंगे कि मुझे इन जैसा बनना है, और कोई आके आपको सिर्फ ये कह देना कि मैम मुझे आप जैसा बनना है। आई थिंक कोई तनख्वाह इतनी खुशी नहीं देती। आई थिंक जो ये बच्चों के रिवॉर्ड है ना, जो बच्चों का प्यार है अनकंडीशनल, बहुत रिवॉर्डिंग है। सुनैना जी, स्पेशल बेटियों को क्या कहना चाहोगे? मैं बेटियों को यही कहना चाहूँगी, देखो मेरे बच्चों, सपने देखो, और जब भी देखोगे कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर उठाएगा। कई बार समाज होगा, कई बार परिवार वाले होगा, किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। उतनी एनर्जी मुंह से बोलने की बजाय अपनी तैयारी में लगा दो, ठीक है। दिल और जान लगा दो, मेहनत आपको करनी है। दुनिया बोलेगी, लेफ्ट भी बोलेगी, राइट भी बोलेगी, नॉइसेस के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं, अपनी बस दिल की आवाज़ सुनो। और जब आप देखो, जब मैं भी तैयारी कर रही थी ना, मेरे डैडी को क्वेश्चन उठाते थे कि साहब बनावा गया अपनी छोरी आना खिलान लाग रहा है इन्हें ना, बन गए ना। मैंने किसी की नहीं सुनी, मैं अपनी तैयारी में लगी गई। और जब मैं अफसर बन के आई, वही लोग हमने बेरा था, एक ना एक दिन तो जरूर कुछ करेगी। इतनी सिंपल है। तो अपना प्रूव करो बेटा, और बोल के नहीं, मेहनत करके। एनर्जी क्यों वेस्ट करा यार बोल बोल के, इससे अच्छी उतनी एनर्जी यहाँ लगा लो, पढ़ाई पे लगा लो, एफर्ट्स पे लगा लो, और जब प्रूव कर दोगे पेपर क्लियर हो जाएंगे, सारी दुनिया आपके इंटरव्यू लेना आओगी फिर। बस उतना ही है। और बेटियों को बेटा बनने की जरूरत नहीं, बेटियां ही काफी हैं। क्यों बनना यार, हम ज्यादा पावरफुल हैं। हम माँ बन सकती हैं, हम नर्चर कर सकती हैं, हम दुनिया को बहुत कुछ दे रहे हैं यार। क्यों बनना, कोई कंपैरिजन नहीं है। फील प्राउड ऑफ बीइंग अ वुमन। जो औरत कर सकती है, औरत को भगवान से कंपेयर किया है यार। माँ एक अपने में पावर है, एक साथ कई काम बिल्कुल संभाल सकती है। ठीक है। सुनैना जी, आपकी तरफ से एक छोटा संदेश हमारे दर्शकों के लिए। बस इतना कहना चाहूँगी सबको, अगर देहात का बच्चा है, बड़े सपने देखो मेरे बच्चों, ज़रूर कर सकते हो। आपकी ज़िंदगी है, आप डिसाइड करोगे कैसे होनी है। और हमारी ज़िंदगी हमारी डेली चॉइसेस के ऊपर महत्व रखती है। और मुश्किलें हर चीज़ है, देखो आसान कभी भी नहीं होगा। आपको देखना, आपको कौन सा मुश्किल कब चुनना है। आज मुश्किल से चुनोगे, कल आने वाला फ्यूचर आसान हो जाएगा। आज आसान सुनोगे तो कल फ्यूचर मुश्किल हो जाएगा। तो आपके डिसीजन है। अगर आज ज़िंदगी लेफ़्ट और राइट जा रही है, चिंता मत करो, मुश्किल टाइम है, एक दिन अच्छा भी आएगा, बस मेहनत करते चले जाओ। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ही चीज़ सीखी, मैंने किसी के टर्म्स पे ज़िंदगी नहीं जी, सिर्फ अपने टर्म्स पे ज़िंदगी जी। मैंने हमेशा कहा मेरी ज़िंदगी है, मेरे डिसीजंस है, मैं लूँगी। गलत भी हुए हैं, बट गलत हो गए तो कोई बात नहीं, ठीक कर लूँगी, क्योंकि मेरे डिसीजन था, मेरे में हिम्मत थी ठीक करने की। और ठीक आप करने का मतलब क्या, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना, रात में एक्स्ट्रा जागना, थोड़ी एक दो चीज़ें और छोड़ना। छोड़ देंगे यार, हमारी लाइफ है, बढ़िया ज़रूर बनाएंगे। तो बढ़िया बनाइए, और ज़्यादा सीरियस हर चीज़ के पीछे होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा फालतू की नेगेटिविटी में घुसने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे लोग भी हैं तभी दुनिया चल रही है। तो अच्छा कंटेंट देखिए, अच्छी चीज़ पढ़िए, अच्छे लोगों से मिलिए, और आई एम श्योर ज़िंदगी भी बढ़िया हो जाएगी। थैंक यू।